नमस्कार। आज के सत्र में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम कुछ दस्तावेज और नोट्स देख रहे हैं जी। जिनका विषय है गंगा नदी उद्गम से महत्व तक। जी। हमारा मकसद है इन स्रोतों के जरिए गंगा की पूरी यात्रा को समझना, मतलब उसका धार्मिक, आर्थिक और वो पारिस्थितिक महत्व क्या है और आज क्या चुनौतियां हैं। बिल्कुल, भारत में तो इसे गंगा माँ का दर्जा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं ये दस्तावेज क्या कहते हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत सबसे पहले गंगा की लंबाई बताते हैं। ये करीब 2525 किलोमीटर लंबी है। 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा, काफी लंबी यात्रा है। हाँ, और ये शुरू होती है उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख से। अच्छा। वहां इसे भागीरथी कहते हैं। स्रोत ये साफ करते हैं कि देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा नदी से मिलती है, उसके बाद ही से गंगा नाम मिलता है। अच्छा, तो देवप्रयाग वो जगह है जहाँ संगम होता है और नाम बदलता है। जी बिल्कुल। और ये तो बस शुरुआत है। ये दस्तावेज बताते हैं कि फिर नदी मैदानों में आती है। प्रयागराज का जिक्र है जहाँ यमुना और वो अदृश्य सरस्वती से संगम होता है। हाँ, त्रिवेणी संगम कुंभ मेले के लिए बहुत प्रसिद्ध है ये जगह। सही का। और इसका रास्ता, स्रोत बताते हैं कि ये उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से बहती है। फिर बांग्लादेश में चली जाती है जहां इसका नाम पद्मा हो जाता है। हाँ, पद्मा। और आखिर में बंगाल की खाड़ी में गिरती है जहां ये सुंदरबन डेल्टा बनाती है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। वाह, ये तो हुई भूगोल की बात। लेकिन जैसा आपने कहा, गंगा माँ, इसका धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। बहुत ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि हिंदू धर्म में तो ये देवी हैं। ऐसी गहरी आस्था है कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। इसीलिए आप देखें, हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज जैसे कितने ही पवित्र शहर इसके किनारे बसे हैं। पूजा पाठ में गंगा जल का इस्तेमाल तो खैर आम बात है। हाँ, और इन नोट्स में वो राजा भगीरथ वाली कहानी का भी जिक्र है। जी। कि कैसे वो अपनी तपस्या से गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाए थे। ये कहानी इसके दिव्य स्वरूप को और मजबूत करती है। सही में, ये सिर्फ एक नदी नहीं है, लोगों की आस्था जुड़ी है इससे। बिल्कुल। लेकिन स्रोत ये भी दिखाते हैं कि ये सिर्फ आस्था का मामला नहीं है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये एक आर्थिक और पारिस्थितिक जीवन रेखा भी है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, इसकी जो घाटी है वो भारत के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक है। लाखों लोगों को पीने का पानी मिलता है, खेतों में सिंचाई होती है। ये तो है। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, स्रोत में गंगा डॉल्फिन का जिक्र है, हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव। हाँ हाँ। ये दिखाता है कि नदी में कितनी तरह के जीव जंतु रहते हैं, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन यहाँ एक मुश्किल भी है जिसका जिक्र इन दस्तावेजों में बार बार आता है, प्रदूषण। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई है। स्रोत बताते हैं कि बढ़ती आबादी, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, प्लास्टिक कचरा और वो मूर्तियों का विसर्जन भी त्योहारों के बाद। जी, वो सब, इन सब चीजों ने नदी को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर दिया है। स्रोत में कुछ चिंताजनक आंकड़े भी हैं इस पर। ये तो बहुत गंभीर बात है। तो क्या इसके लिए कुछ हो रहा है? सरकार कुछ कर रही है? हाँ, स्रोत में सरकारी कोशिशों का भी जिक्र है, जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम जो 2014 में शुरू हुआ, और उससे पहले भी 1986 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ था। इन सब का लक्ष्य यही है कि नदी को साफ किया जाए, उसे पुनर्जीवित किया जाए। तो मतलब कोशिशें तो चल रही हैं, उम्मीद है कुछ असर दिखेगा। जी, उम्मीद तो यही है। स्रोत इन योजनाओं के बारे में और उनकी प्रगति पर भी थोड़ी जानकारी देते हैं। इन नोट्स में एक और दिलचस्प बात मिली, ये जो कहा जाता है कि गंगा का पानी जल्दी खराब नहीं होता। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? कोई वैज्ञानिक कारण या बस मान्यता? स्रोत में इस मान्यता का जिक्र तो है, पर इसकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं दी गई है। हाँ, ये जरूर लिखा है कि ऐसी मान्यता है। अच्छा, और साथ ही सुंदरबन डेल्टा के दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा होने का तथ्य भी फिर से उभारा गया है। ये छोटी छोटी बातें भी नदी की पूरी कहानी को और रोचक बनाती हैं। तो अगर हम इन सारे दस्तावेजों का सार निकालें तो क्या कहेंगे? हमने देखा कि गंगा हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक का लंबा सफर तय करती है। जी। इसकी गहरी धार्मिक पहचान है, ये आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। लेकिन आज ये प्रदूषण की एक बड़ी चुनौती से जूझ रही है। एकदम सही कहा। स्रोत हमें गंगा की महानता और उसकी आज की मुश्किलों दोनों से वाकिफ कराते हैं। सफाई के प्रयास चल रहे हैं, जैसा हमने देखा। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना। हाँ। कि कोई भी समाज अपनी इतनी अहम प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए अपनी पुरानी परंपराओं
और आज के विकास के दबावों के बीच कैसे संतुलन बनाएं। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है, संतुलन कैसे बने। बिल्कुल, ये एक विचारणीय प्रश्न है। चलिए, इस जानकारी भरी चर्चा में आज शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।